हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इस लेक्चर में, और उम्मीद करूंगा कि एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका एंटी लॉगरिदम के ऊपर रहेगा। लॉगरिदम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9th में ऑलरेडी। तो ये एंटी लॉगरिदम क्लास 9th का एडवांस मैथ्स और क्लास 10th का एडवांस मैथ्स जो सेवा बोर्ड के सिलेबस है उसमें दोनों जगह पे दिया गया है सेम टॉपिक। ठीक है, 10th में चैप्टर नंबर 5 है और 9th में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो अगर मैं दोनों को एड्रेस करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, अकॉर्डिंगली सेम चीज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरा चीज़ें सेम है। तो अगर मैं बात करूँ एंटी लॉगरिदम का, तो उससे पहले लॉगरिदम जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से कि आप लॉगरिदम पढ़ के ही ऑब्वियसली एंटी लॉगरिदम का लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ एंटी लॉगरिदम के बारे में डिटेल में अगर मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले लॉगरिदम निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, अभी लॉगरिदम निकालना आना चाहिए सर, उसका मीनिंग तो बड़ा समझ नहीं आया। मीनिंग ये है कि लॉगरिदम कैलकुलेशन आपको आता है कि प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है, वो सारे कहानी आपको ऑलरेडी पता है, आप लॉगरिदम वाले टॉपिक में सीख गए। बट एग्जैक्ट किसी वैल्यू का लॉगरिदम निकालना वो आपको इस टॉपिक में मालूम पड़ेगा। क्लियर? किसी भी नंबर का लॉगरिदम क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू उसका क्या होगा। उधर हम एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में कभी भी डील नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू लॉगरिदम का, लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर को हम डील कर रहे होंगे। किसी भी पॉजिटिव नंबर का मतलब कोई भी रियल नंबर का बात कर रहा है, क्योंकि लॉगरिदम के अंदर नेगेटिव या फिर जीरो डिफाइन नहीं है, आप जानते हो। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिदम कैसे निकालेंगे, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी चीज़ के बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे। अभी सिंपल चीज़ है, आसान टॉपिक है, आप सिंपल भाषा में समझिए तो आराम से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। बट अगर आप उसको टफ बनाने का कोशिश करोगे, मन ही मन मेरे बातों को, पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे नहीं और बोलोगे समझ नहीं आए, तो काम नहीं चलेगा। प्रॉपरली मेरा मुंह से जो जो बात निकल रहा है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनने का कोशिश करो, अपना आप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई एफर्ट लगाने का ज़रूरत ही नहीं होगा। ठीक है, बट सुनोगे नहीं, वीडियो देखते वक्त आधा वीडियो देखोगे, आधा कुछ और काम करोगे, या फिर वीडियो चला करके आपका दिमाग में कुछ और ही चलेगा, तब ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। यह आपसे नहीं होने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर सिंसियरली लेक्चर देख रहे हो तभी आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। मैं आपको अगर बताऊं, मैं यहाँ पे जो भी लॉगरिदम वैल्यू निकालने वाला हूँ वो सारे लॉगरिदम वैल्यू मैं बेस 10 मान करके निकालने वाला हूँ। दैट इज मैं बेस उसमें क्या कंसीडर करूंगा, बेस उसमें मैं 10 कंसीडर करूंगा। एग्जैक्टली। तो लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10, लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर कैपिटल A टू द बेस 10, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर हमेशा, मान लो अगर कोई प्योरली इंटीजर आ जाता है तो उस इंटीजर को आप इंटीजर प्लस 0 लिख सकते हो। क्यों लिख रहे हो सर ऐसे, बताऊंगा। अगर नॉन इंटीजर आता है तो डेसिमल में आएगा, अगर डेसिमल में आया तो उसको भी मैं इंटीजर प्लस डेसिमल के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो मैं 0 से 1 के बीच में भी रख सकता हूँ, 1 से 2 के बीच में भी रख सकता हूँ, 2 से 3 कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे 2.5 को मैं 2 प्लस 0.5 भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1.5 भी लिख सकता हूँ, 0 प्लस 2.5 भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। 3 माइनस 1.5 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट हमें लिखना क्या है, ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लॉगरिदम ऑफ एनी वैल्यू का अगर मैं बात करूं ना, तो वो हमेशा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं बेस 10 का बात कर रहा हूं, मैं बार बार हमेशा बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में जो भी लॉग हम बातचीत करेंगे उन सब का बेस को हम क्या फिक्स कर देंगे, 10 फिक्स कर देंगे। हम बेस को 10 मान के स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लॉग चार्ट और एंटी लॉग चार्ट बनाया गया है वो बेस 10 में ही बनाया गया है, उसका बेस सिस्टम 10 कंसिडर किया गया है। क्लियर है? तो अगर मैं लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 का बात करूं तो वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा हमेशा, और वो फ्रैक्शन का वैल्यू जो है, जैसे मैंने बोला अभी 1.5, 2.5, माइनस 1.5 कुछ भी हो सकता है। तो इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए आपको ये बोला गया है कि आपका जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, जहां पे 0 तो किसी केस में हो सकता है बट 1 कभी नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ आ रहा है? ठीक है।
और अगर आपका a जो है वो कंप्लीटली 10 के पावर में है, दैट इज कंप्लीटली 10 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस हो रहा है, तो कंप्लीटली आप समझ रहे हो कि यहां पे 10 टू द पावर m रखोगे, इस जगह पे अगर आप a के जगह पे 10 टू द पावर m रखोगे तो ये m बाहर आ जाएगा और log 10 बेस 10 हो जाएगा। अभी 10 बेस 10 तो 1 हो जाता है, तो m इंटू 1 आंसर आ जाएगा m, दैट इज कंप्लीटली एक इंटीजर आ जाएगा। तो अगर a को आप कंप्लीटली 10 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, देन आपका आंसर जो है वो निकल करके आएगा m। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपका आंसर जो है वो m प्लस एनी फ्रैक्शन जो कि 0 से 1 के बीच में होगा उस फॉर्मेट में आएगा। क्लियर? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, वेयर द फ्रैक्शन इज इन बिटवीन 0 एंड 1, वेयर वी कैन इंक्लूड 0 बट नॉट 1। क्लियर? 0 को इंक्लूड क्यों कर पा रहे? इस केस के लिए देखो यहां पे सिर्फ m आया, तो m को मैं m प्लस 0 तो लिख सकता हूं ना। क्लियर है? बस याद रखना फ्रैक्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, कि log ऑफ दिस 1000 क्या है, वो 10 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ गया, तो इसका आंसर 3 आया। वो तो आप पहले भी निकाल देते, अगर मैं इसको आपको लॉगरिथम चैप्टर में देता तो भी आप इसका आंसर 3 निकाल देते, बट अभी फील करना पड़ेगा। तो इस 3 प्लस 0, 3 इंटीजर पार्ट हो गया और 0 फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट का जो आंसर होता है ना, वो हमेशा किसी भी रियल नंबर को आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस जगह पे जो हम फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लेते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी रियल नंबर 2.8 उठा लो, उसको मैं 2 प्लस 0.8 लिखूंगा, ना कि 1 प्लस 1.8। नहीं, ये कंसिडर नहीं किया गया। हमें बोला गया कि फ्रैक्शन पार्ट जो होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही कंसिडर करना है। आगे देखो, इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझोगे। 263 का लॉगरिथम निकालने बोला है बेस 10 में। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगा करके इसको 10 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस करने का कोशिश किया। दैट इज, इसको मैं 2.63 इंटू 10 स्क्वायर लिख दिया। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, ये log m इंटू n हो गया। अगर ये log m इंटू n है तो ये log m प्लस log n बन जाएगा। अभी यहाँ से 2 बाहर जाकर के ये तो 2 आ जाएगा, जो कि एक कंप्लीट इंटीजर पार्ट है। और log ऑफ 2.63 का अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा log ऑफ 2.63 बेस 10, जो कि कंप्लीटली 0 और 1 के बीच में रहेगा। कंप्लीटली 0 और 1 के बीच में रहेगा, मान के चलो। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहां से तो 2 आ गया इंटीजर पार्ट, और ये जो चीज आता है फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है ना। तो ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इस लॉगरिथम ऑफ 263 बेस 10 का वैल्यू। अभी ये 0 और 1 के बीच में क्यों होगा? क्योंकि देखो, मैं तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बोल सकता हूं, अगर log 10 बेस 10 का बात करूं तो 1 आता है। अगर यहां पे मैं log ऑफ एनी नंबर बोलूं जो 10 से बड़ा है, जो 10 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये आंसर भी 1 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये आंसर भी 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड अगर आप log विद बेस 10 ऑपरेट करोगे तो log a बेस 10 हो जाएगा और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं log a बेस 10, जहां पे a जो है वो 1 से छोटा है, उसका बात करूं तो इसका आंसर भी हमेशा 1 से छोटा होगा। तो यहां पे तो 2.63 10 से छोटा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा। ठीक है ना। तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, यहाँ पे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का सेंस आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। अगर आप समझे होंगे तो आपको मालूम होगा कि बेस जब 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, बेस 1 से अगर छोटा हो गया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। वही लॉजिक काम आ रहा है। अगर आपको वो चीज़ का सेंस है, आपको समझ आता है डीप में वो चीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो लॉगरिथम में आपको समझाया गया था, तब तो आप समझ जाओगे। अदरवाइज आप याद रख लो, काम चल जाएगा आपका, कि log अगर बेस 10 होता है, मैं सिर्फ बेस याद में सिर्फ बेस 10 के लिए करा सकता हूं, अदरवाइज अगर समझना है तो आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। तो log अगर बेस 10 है दोस्त, है ना, log अगर बेस 10 है, और अगर मैं इस जगह पे 1 से 10 रेंज का कोई भी चीज रखता हूं, 1 से 10 रेंज चीज का कोई भी चीज रखता हूं, तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। ठीक है। और अगर मैं log बेस 10 में यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर रखता हूँ जो ग्रेटर देन 10 है, तो उसका आंसर 1 से भी बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रखता हूँ जो लेस देन 1 है, 1 से भी छोटा है, तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा।
ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना, यही फंडा काम आता है, ठीक है, जो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में हम लोग सीखे थे। क्लियर है क्या? तो ये पार्ट है आपका। तब समझ गए होंगे कि इस चीज का वैल्यू जो है वो भी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो कौन है, इन बिटवीन 0 एंड 1 और log 2.63 टू द बेस 10। क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये तो 1 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में होगा। अब ये भी मैंने आपको सिखाया कि अगर यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है वो अगर 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर यहाँ पे 10 से बड़ा चीज़ लिखा गया है तो ये 1 से बड़ा आएगा, और अगर ये 1 से छोटा लिखा गया है तब ये 0 से भी छोटा आएगा, और 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो यही लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का सेंस है। अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आता है तो याद रख के काम चला दो। तो log 263 बेस 10, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में और आधा घंटा चला जाएगा, मैं ऑलरेडी ये लॉगरिदम में पढ़ा चुका हूं। तो log 263 बेस 10 में अगर मैं इस चीज का बात करूं तो ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक हो गया, पूरा पूरा स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको ये समझ में आया, अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस किए उससे हमें ये समझ में आया कि सर लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर जो होगा वो हमेशा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे फ्रैक्शन जो होगा वो मैंडेटरी है 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो वही चीज को फाइनली कंक्लूड करके लिखा गया है, दैट इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इज इक्वल टू m इंटू 10 टू द पावर n। जैसे 263 को हमने लिखा था 2.63 इंटू 10 स्क्वायर, जहां पे n तो बिलोंग्स टू z है, मतलब z मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। n तो एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, और m का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से 10 के बीच में है। बात समझ आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे मैंने इसको 2.63 रखा, अगर इसको मैं 26.3 इंटू 10 कर देता तब तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाता, और log ऑफ 26.3 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, 26.3 इंटू 10 अगर लिख देता तब log लगने के बाद यहाँ पे log 10 बेस 10 1 आ जाता, और बाजू में आपका log 26.3 बेस 10 आ जाता। अभी ये जो कहानी है ये आप क्लियरली समझ रहे होंगे, या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, बट इसको हम एफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको जो फ्रैक्शन के साथ डील करना है वो फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के अंदर होना चाहिए। तो फ्रैक्शन अगर 0 से 1 के अंदर होना चाहिए तो 26.3 लिखने से काम नहीं चलेगा, 2.63 इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से 10 के अंदर आना पड़ेगा। अगर ये 1 से 10 के अंदर आएगा तभी तो इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा ना। तो यहाँ पे m जो है वो 1 से 10 के बीच में है, और n कोई भी इंटीजर है। इस एग्जाम्पल के साथ इस जनरल स्टेटमेंट को बहुत आसानी से आप रिलेट कर सकते हो। तो लॉगरिदम ऑफ n जो होगा, a जो होगा वो 10 टू द पावर n से तो n निकल जाएगा, जैसे अभी अभी यहाँ पे निकला ना कैलकुलेशन होके 2 बाहर निकला था, और log ऑफ m बेस 10 बच जाएगा। तो ये n हो जाएगा इंटीजर पार्ट, और ये log ऑफ m बेस 10 हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट। log ऑफ m बेस 10 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन पार्ट। अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, उधर जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि इट इज सीन दैट द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन पार्ट इज एन इंटीजर एंड अदर पार्ट इज ए फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर। द इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड मैंटीसा। बात समझ आ रहा है? इसी इंटीजर पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो होता है मैंटीसा। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी जाकर के चीजों का कंक्लूजन निकल करके आया है कि अगर मैं लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर निकालूं तो उसका आंसर हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर पार्ट प्लस एक फ्रैक्शन पार्ट आता है, और उसी इंटीजर पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और उसी फ्रैक्शन पार्ट को हम मैंटीसा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बोला समझ में आ गया होगा, इतना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसी इंटीजर पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और रिमेनिंग फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग मैंटीसा के नाम से जानते हैं। तो आज के बाद से कभी भी अगर आपको लॉगरिदम ऑफ एनी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया तो आप क्या सोचोगे सबसे पहले कि सर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला जाए और उसका इंटीजर पार्ट कैसे निकाला जाए। अभी इसका मतलब ये तो मैं बेसिक्स से आपको डेवलप कराया कि फील क्या है, क्यों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीजर होता है, क्यों यहाँ पे मैंटीसा एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर होता है, उस चीज का फीलिंग दिया मैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के।
ठीक है। बट ऐसे क्या सोच सोच के आप निकालोगे क्या? नहीं, उसके लिए स्टैंडर्ड रूल्स है, टेबल्स है, वो बताया जाएगा कि कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालोगे। बात समझ में आ रहा है ना? अभी अभी हम पढ़ेंगे रूल्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को निकालने के लिए। बात समझ आ रहा है आपको? क्लियर है क्या? ये आपको बस फील कराने के लिए बोला गया है कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर निकालना चाहते हो तो उसका आंसर हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही आके आपको बोल देता कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होगा तो आप रट लेते चीज़ों को। अच्छा, सर ने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, मेरे को पता है कि क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका एक इंटीजर वैल्यू और मैंटीसा हो जाएगा एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर। क्लियर है? अभी क्यों ऐसे इंटीजर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्यों फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को मैंटीसा बोलते हैं, वो चीज आपको क्लियर नहीं होता अगर मैं ये सारे एग्जांपल्स नहीं ले रहा होता। तो इस बेसिक को बहुत अच्छे से सीखो, बेसिक को डेवलप करो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आया कैसे और मैंटीसा आया कैसे। अभी हम सिखा देंगे आपको कि कैसे एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर और मैंटीसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर निकालते हैं। ठीक है, इस लॉग चार्ट को यूज करके कैसे हम मैंटीसा निकालेंगे और डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का रूल क्या है, उस चीज को आपको अकॉर्डिंगली अभी सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली सीख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे अपन लोग और मैंटीसा कैसे निकालेंगे। क्लियर है? और अगर वो दोनों निकालना सीख गए तो लॉगरिथम किसी भी वैल्यू का आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली उसका आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा दोनों निकाल के सम करके बोल दोगे आंसर क्या है। बड़ा सिंपल सा चीज है। बात समझ में आया ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटीसा होता क्या है अभी तक आपने समझ गए। अभी आपको समझना है कि होता क्या है, ये तो समझ गया सर कि लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर जब निकालने जाऊंगा तो उसका आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होता है। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स का थीम क्या है, ये आया कहां से, समझ गया सर। और मैंटीसा हमेशा 0 से 1 के बीच में ही क्यों होगा, ये भी समझ गया सर। अभी आप मेरे को ये बता दो कि मैं डायरेक्टली कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा का वैल्यू निकाल सकता हूं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा बेसिकली हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया है यहाँ पे, है ना। रूल नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है। बोला जा रहा है कि अगर a ग्रेटर देन 1 है ना, हमें इस चीज का लॉगरिथम वैल्यू कैलकुलेट करना है। लॉगरिथम ऑफ a बेस 10 वेयर a मस्ट बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है तो या तो a 1 से बड़ा होगा या तो a 1 से छोटा होगा। अगर a 1 से बड़ा है तो उसके लिए अलग रूल है, अगर a 1 से छोटा है तो उसके लिए अलग रूल है। क्यों बोला जा रहा है ध्यान से देखिएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर a 1 से बड़ा होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज, रूल समझा रहा हूं, रूल के पीछे का वजह भी समझाऊंगा। एंड इट्स वैल्यू इज प्लस ऑफ n-1, मतलब इसका वैल्यू होगा n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। डेसिमल से पहले जितना डिजिट है उतना -1 कर दोगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, अगर आपका n का वैल्यू 1 से बड़ा है तो। ठीक है, अगर आपका n का वैल्यू 1 से बड़ा है तो। पहले वाला स्लाइड जो भी था पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिसके बाद में जो पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि मैंने सीरियली ऐसे लिख दिया तो आप भी स्क्रीनशॉट उठा के ऐसे सीरियली लिख दोगे, ये गलत चीज है। मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, तो ऐसे मिक्स करके पढ़ाऊंगा इसके साथ, फिर ये टेबल इसके वक्त आएगा। तो जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं उसी ऑर्डर में पॉज कर करके आपको नोट्स बनाना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना? अगर गड़बड़ करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। मैंने अपना ड्यूटी निभा दी, मैंने बोल दी। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उस a वाले नंबर का जो a जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा n-1, जहां पे n क्या है कि डेसिमल से पहले कितना डिजिट है उतना -1 कर देंगे तो हो जाएगा। बोले सर समझ नहीं आया, फील दिलाओ। दिलाते फील। जैसे 314.25, जब इसका लॉगरिथम वैल्यू आप निकालने चलते थे तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, इंटीजर पार्ट। तो आप क्या करते थे कि इसको 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट करते थे ना, m इंटू 10⁻n, जहां पे m क्या था 1 से 10 के बीच में था। तो अगर इसको 1 से 10 के बीच में लेके आना है तो 3.1425 इंटू 10² लिखूंगा ना मैं, ऑब्वियसली। तो यहां से बाहर क्या आ जाएगा 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3.1425 बेस 10। अभी ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट जो मैंटीसा को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका वैल्यू मैंटीसा कैसे निकालेंगे टेबल से अभी सिखाएंगे। और ये हो जाएगा आपका इंटीजर पार्ट जो कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो क्लियरली देखो यहाँ पे डेसिमल से पहले कितना डिजिट था, 3 डिजिट था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 3 - 1 2। आ रहा बात समझ में? लॉजिक के साथ मैच हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना अभी? बिल्कुल सही। चलो ध्यान से देखते जाओ, आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। तो आप समझ गए ये नंबर 1 से बड़ा है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? डेसिमल से पहले जितना डिजिट है उतना -1 कर देंगे, आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? और ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि एक प्लेस डेसिमल तो हम छोड़ते हैं ना, इसको 1 से 10 के बीच में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। जितना डिजिट है उससे एक कम आएगा, जितना डिजिट है उससे एक कम आएगा, क्योंकि आप 2 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट साइड में, तो उतना ही आएगा। तो इसीलिए वो n-1 हुआ। तो ये -1 का लॉजिक भी क्लियर हो गया। ठीक है ना? एकदम रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना? और अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? बोला तब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, तब कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -n+1। पहले प्लस था, अभी -n+1 हो जाएगा। अभी ये n+1 में n क्या है? Where n is the number of zeros after the decimal in the right side, that is zeros in between decimal and first non-zero digit to the right side। बात समझ आ रहा है ना? अगर आपको लॉगरिदम इस वैल्यू का निकालने को बोला जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा, डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना जीरो है उतना का काउंट होगा, वही n हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ऐसा कोई नंबर पकड़ा दूं 0.0030220 मान लो, या फिर 0025 ऐसा अगर पकड़ा देता हूं, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो क्या होगा? डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 3। तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितना जीरो आ रहा है? 3 जीरो आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -3 + 1 दैट इज -4। दैट इज कितना? -4 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? -3 + 1 -4 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे 1 0 होता तो -1 + 1 होता, अगर यहाँ पे 2 0 होता तो -2 + 1 होता। बट 3 के बाद जो जीरोस आ रहा है उसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बोला गया है n क्या है? डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना जीरो है वही आएगा। अभी देखो ये कैसे होता है, इसको ध्यान से समझो। इसको अगर मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूं, यहां से थोड़ा जगह चुरा रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करूं तो इस चीज को अगर मेरे को m × 10⁻n फॉर्मेट में लिखना है, जहां पे n एक इंटीजर है और m क्या है? 1 से 10 के बीच में है। तो 1 से 10 के बीच में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं 3.0025 लिखूंगा। तो क्या मैं इस चीज को 3.0025 इंटू कितना प्लेस शिफ्ट किया डेसिमल? 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁴ नहीं लिख सकता क्या? अरे लिख सकता हूं ना ऑब्वियसली। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -4 प्लस लॉग ऑफ 3.0025 टू द बेस 10 आ जाएगा। तो आया ना कैरेक्टरिस्टिक्स -4, और ये हो जाएगा कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हो जाएगा मैंटिसा। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी हम सीखेंगे मैंटिसा में। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बड़ा क्लियर है, हाँ पूरा क्लियर है चीज। हाँ फॉर्मूला -n+1 क्यों हुआ, फॉर्मूला n-1 ही क्यों हुआ, ये सारी चीज क्लियर हो रहा है। रटा नहीं रहा हूं, याद नहीं करा रहा हूं, समझ के याद करो। याद तो करना ही पड़ेगा। देखो अगर एग्जाम में क्रैक करना है आपको अच्छे से तो याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बाउंड होता है, हर चीज को आप डिराइव नहीं कर सकते सोच सोच के, इतना समय है नहीं। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फाइट करना है आपको, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रटना एंड याद रखना। याद रखना अच्छी बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है, बट बिना समझे याद रखना ये बड़ा जहरीला चीज है, ये आपको कोलैप्स कर देगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा पूरा रूल। अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है तब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे बता दिया गया, और अगर आपका नंबर 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि लॉग के अंदर ना 0 होता है ना ही नेगेटिव होता है, आप जानते हो ये चीज। ठीक है, लॉग के अंदर 0 और नेगेटिव दोनों ही अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? ये लॉगरिदम में आपको अच्छे से डिटेल में बताया गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट। तो अब अभी मेरे ख्याल से पूरा पूरा आपका क्लियर हो रहा होगा कि a greater than 1 होने से फॉर्मूला n-1 क्यों था, और a less than 1 greater than 0 होने से फॉर्मूला -n+1 क्यों है। ये चीज पूरा पूरा क्लियर हो रहा होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स का,
तो आप क्या बोलोगे भाई इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स? आप बोलोगे सर ये तो प्योरली इंटीजर है, इसके बाद पॉइंट 0 आएगा। अगर कोई प्योरली इंटीजर नंबर दे देता है तो डेसिमल आप उसके बाद ही तो लगाओगे ना। अगर मैं 23 लिख देता हूं तो आप 23.0 लिखोगे, तो डेसिमल से पहले तो उतना ही डिजिट होगा ना। यहाँ पे कितना डिजिट है? 2 5 6 9 8 7, 6 डिजिट है। ये 1 से बड़ा है तो पहला वाला रूल चलेगा। तो n क्या हो जाएगा? डेसिमल से पहले जितना नंबर ऑफ डिजिट है 6 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5। क्लियर है? अगला वाला चलते हैं। अगला वाला 1 से छोटा है, ये वैल्यू 1 से छोटा है, इसमें क्या रूल चलेगा? -(n+1). n क्या है? डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो इसका आंसर आ जाएगा -4 + 1 दैट इज -5। क्लियर है क्या? चलो अगला चलते हैं इस चीज के ऊपर। ये क्या है? 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है, ये नंबर देखो ना 1 से बड़ा है ना पूरा पूरा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा n-1। तो n क्या है? डेसिमल से पहले कितना डिजिट है? कितना वैल्यू नहीं बोला है, कितना डिजिट है। यहाँ पे डिजिट कितना है? एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1 - 1 0। n का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिंपल चीज है। 9 मत लिख दीजिएगा, बहुत बच्चा सिले मिस्टेक करके 9 लिख देता है। फोर्थ वाले पे चलो। फोर्थ वाले पे क्या बोला गया है? 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -(n+1) हो जाएगा, जहां पे n हो जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में कितना जीरो है। यहाँ पे डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पहले ही लिखा हुआ है, तो डेसिमल और उसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 0। कोई भी जीरो नहीं है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा -(0 + 1), तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -1। ठीक है, ये 1 से बड़ा है, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो इसका आंसर 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 - 1 आंसर 0 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। दोनों ही 1 से बड़ा है, तो पहला वाला रूल चलेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन आप पॉज करके सोचने का कोशिश करना। ये सब मेरा बना हुआ क्वेश्चन है, देखो और थोड़ा सा क्लिक कराने का कोशिश करो। अगर मैं बोल देता हूं कि डेसिमल के बाद टोटल मेरे पास n टर्म्स है, कितने टर्म्स है ऐसे? n टर्म्स है, मतलब n डिजिट्स बोल सकते हो, टर्म्स बोलना गलत है, n डिजिट्स आप बोल सकते हो डेसिमल के बाद। क्लियर है? n डिजिट्स आप बोल सकते हो डेसिमल के बाद। ठीक है, तो अगर n डिजिट है डेसिमल के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो ये वाला है ना 9, और एक और है 9, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्लियरली दिख रहा है। 2 9 है, तो 2 9 अगर आपको यहां पे दिख रहा है तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, मतलब डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरोस है? आप बोलोगे सर टोटल में से ये दोनों घटा दो ना, तो जितना बच रहा है उतना ही तो जीरो होगा। दैट इज कितना जीरो है? n-2 जीरो है, n-2 जीरोस है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -(n+1) होता है फॉर्मूला। अभी उस -(n+1) में n के जगह पे क्या आ जाएगा? -(n+1) में n के जगह पे कितना हो जाएगा? n-2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? -(n-1) दैट इज 1 - n। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर मैं इस वाले का बात करूं तो ये 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो आप देखोगे डेसिमल से पहले कितना डिजिट है? n डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? +(n-1). सिंपल सा चीज है। अगर यहाँ पे मैं n-2 डिजिट्स दे देता तो n के जगह पे आप पुट कर देते n-2, तो ये n-2 -1 आ जाता n-3। कर लोगे ना भाई? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अभी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकालते कैसे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते और अभी हम चलते हैं मैंटीसा के ओर। अभी हम कहां पे चलते हैं? अभी चलते हैं अपन लोग मैंटीसा के ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा एग्जांपल्स ये सारे नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी मैंटीसा समझने के लिए हमें लॉगरिथम चार्ट का जरूरत होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें लॉगरिथम चार्ट का जरूरत नहीं होता है, लॉगरिथम चार्ट का जरूरत होता है हमें मैंटीसा के लिए। मैंटीसा डिटरमाइन करने के लिए हमें लॉग चार्ट का जरूरत होता है, तो जिसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अब चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना?
अगर आप किसी को भी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ले सकते हो, अगर ऐसा कोई इंसान मेरे को देख रहे हो जो मेरे से जुड़ा नहीं हो। अदरवाइज़ मैं ये चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, लॉक चार्ट, एंटी लॉक चार्ट। अदरवाइज आप गूगल करके भी निकाल सकते हो आराम से। तो ध्यान से देखिएगा कि अपन लोग मैंटीसा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंटीसा देखो क्या लिखा जा रहा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मैंटीसा ऑफ ए नंबर वी टेक द हेल्प ऑफ लॉक टेबल, वी इग्नोर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द गिवन नंबर, फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ, वी इग्नोर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन नंबर एंड कंसिडर द फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग लॉक टेबल, बट द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, बोला गया है कि आपको जिस चीज का मैंटीसा निकालने बोला गया है उस चीज का, अगर उस चीज में डेसिमल प्रेजेंट है तो डेसिमल को आप भूल जाओ, डेसिमल को आप इग्नोर कर दो, करके आप फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसीडर करो। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 314.25 तो मैं डेसिमल को भूल जाऊंगा, भूल के मैं 3142 फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसीडर करूंगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है मान लीजिए 0.7491 तो 0.7491 अगर मेरे पास लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसमें मैं डेसिमल को भूल जाऊंगा और डेसिमल को भूलने के बाद मैं किसको कंसीडर करूंगा, फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को मैं कंसीडर कर रहा होगा। और फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब क्या, जहां पे जीरो कंसीडर नहीं होगा, तो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पे 7491 हो जाएगा, जीरो को कंसीडर नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है क्या? तो सिमिलरली मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा अभी, दे करके आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब आप अकॉर्डिंगली समझना दोस्त। यहां पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा, कोई कोई बोलेगा 0000, कोई कोई सोचेगा कि इस डेसिमल को हटा के सर ने यहाँ पे तो यहाँ से काउंट किया है तो 0000। मतलब आप मेरा बात को समझ नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो, डीप में समझने का कोशिश नहीं कर रहे हो। अरे भाई मैंने बोला फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जीरो काउंट नहीं होगा। फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट जहां से नॉन जीरो डिजिट चालू हुआ है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से ही नॉन जीरो चालू हुआ है जैसे यहाँ पे था तो स्टार्टिंग से ही काउंट करेंगे, अदरवाइज बाद से काउंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आपका फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा 89, और 89 के बाद अगर कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर कर लेंगे, 89 के बाद अपन लोग 00 को कंसीडर कर रहे होंगे। एग्जैक्टली 89 के बाद अपन लोग क्या करेंगे, 00 को कंसीडर कर रहे होंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं लॉगरिदम टेबल से कैसे हम लॉग चार्ट से मैंटीसा का वैल्यू निकालना है। पहले तो आपको फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है एंड देन मैंटीसा निकालना है, क्लियर है क्या? तो मैं अगर बात करूं, जैसे इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, ठीक है ना। अगर मैं इसका मैंटीसा का बात करूं तो आप बोलोगे सर फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, 3142 है। लॉग चार्ट में आप देखोगे ऐसे नंबर लिखा हुआ है 10 से 99 तक, ठीक है, फिर उसके अंडर पे 0 से 9 तक ऐसे कॉलम लिखा गया है, और फिर यहाँ पे मीन डिफरेंस 1 से 9 तक लिखा गया है। तो अगर मैं बोलूँ आपका फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 3142 है, ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ आपका फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 3142 है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 32 को कंसीडर करोगे, ठीक है। 32 का 4 को आप देखोगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको पकड़ोगे आप, 32 का 4, ठीक है, और बोलोगे आप फोर्थ वाले डिजिट का क्या काम होगा 2, वहां से आप मीन डिफरेंस लोगे, इसी कॉलम में जो मीन डिफरेंस लिखा हुआ रहेगा इसी रो पे वो काउंट होगा, ठीक है। तो 32 का 4 से आपको ये मिला, और मीन डिफरेंस 2 से, लास्ट वाला मीन डिफरेंस 2 से आपको ये मिला। तो अगर मीन डिफरेंस 2 से आपको ये मिल रहा है और 32 का 4 से ये मिल रहा है तो दोनों को जोड़ के जो चीज आएगा वही हो जाएगा आपका मैंटीसा, वही क्या हो जाएगा आपका मैंटीसा हो जाएगा, क्लियर है। दोनों को जोड़ के जो आएगा वही हो जाएगा आपका मैंटीसा। मैं यहाँ पे देख लेता हूं क्या चीज लिखा गया है। 32 का 4 में लिखा गया है, 32 का 4 में लिखा गया है, देखना आप 5105, 32 का 4 में लिखा गया है 5105, और उसके अंडर पे जो मीन डिफरेंस 2 है उसी रो पे कंटिन्यू करते जाओगे और 2 को पकड़ोगे। 32 वाले रो में ही अगर मैं मीन डिफरेंस 2 देखूं तो वो 3 आता है, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 5108,
ठीक है। तो आपका मेंटिसा जो होता है वो हमेशा फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर होता है, जो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये तो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट लिखे हो, तो उसका आंसर आप अभी क्या लिख दोगे, ये थोड़ी ना मेंटिसा होगा, ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। मेंटिसा हो जाएगा 5108 का आगे डेसिमल, ठीक है। ये हो जाएगा मेंटिसा और 2 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस लॉगरिदम वैल्यू का अगर मैं आंसर पूछूं तो आप बोल दोगे 2 प्लस 0.5108, तो ये हो जाएगा 2.5108। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है बोला। 2 प्लस 0.5108, तो ये कितना हो जाएगा 2.5108 हो जाएगा इस लॉगरिदम ऑफ 314.25 टू द बेस 10 का वैल्यू। बात समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करने हैं। बात समझ आया ना, क्लियर है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, करके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। नीचे जो चीज़ लिखा गया है आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा। चलो यहाँ पे मैं लॉगरिदम वैल्यूज लिखते जा रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल रहा हूँ। उसके बाद अपन मेंटिसा निकालेंगे, और उसके बाद अपन वैल्यू ऑफ द लॉगरिदम निकाल देंगे। तो अगर अपन तरीके से देखें तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉगरिदम ऑफ 0.0963। उसके बाद क्या आएगा, लॉगरिदम ऑफ 5.00268। उसके बाद क्या आएगा, लॉगरिदम। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है जिसका लॉगरिदम वैल्यू में निकालना सिखा रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी आप सीख ही चुके हो, वो तो बहुत आसानी से आप कर ही लोगे, और बस आपको अभी मेंटिसा का ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा लॉगरिदम ऑफ 613.43। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंटिसा निकालना सीखते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ द लॉगरिदम आ जाएगा, मान लो, ठीक है ना। मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग से एक कॉलम बना दिया और फिर वैल्यू ऑफ लॉगरिदम का अलग से एक कॉलम बना दिया। क्लियर है क्या। चलिए कर लेते हैं इन चारों क्वेश्चन। अगर ये चारों क्वेश्चन अपन लोग समझ जाते हैं तो मेरे उम्मीद है, मेरा ख्याल है कि आराम से टॉपिक जो है वो आपका ग्रिप में आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है और मेंटिसा कैसे निकाला जाता है। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पहले वाले पे, तो क्या आएगा देखो। आप बोलोगे डेसिमल को इग्नोर करो, भूल गया डेसिमल को अगर भूल गया तो क्या लिखा गया है, 004963 लिखा गया है। बट अगर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स का बात करूं तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 4963 आएगा। 00 उसमें काउंट नहीं होगा। अगर बीच में 0 आ रहा है तो काउंट होगा। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने का रूल है कि आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से काउंट करोगे। स्टार्टिंग में अगर 00 है तो उसको हटा दोगे क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट का बात करूं, मैं 2680 नहीं लूंगा, मैं 5002 ही लूंगा। बार बार सब बोल रहा हूं, समझना, बीच में 0 आने से कोई तकलीफ नहीं है। स्टार्टिंग में 0 को काउंट नहीं करूंगा। यहां पे अगर मैं फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का बात करूं तो क्या आएगा, 5002 आएगा। डेसिमल को इग्नोर कर दो और चारों को ले लो। यहां पे अगर बात करूं तो वापस ऊपर वाले की तरह प्रॉब्लम आ गया कि डेसिमल को इग्नोर करने के बाद 3 0 आ रहा है जो कि बेकार का है। तो फर्स्ट नॉन जीरो से काउंट करो। 2 पे अगर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या लोगे, अगर जहां पे खत्म हो गया उसके बाद अगर टर्मिनेट कर रहा है तो उसके बाद तो अब 0 0 ही लोगे ना। और यहां पे अगर मैं इग्नोर कर देता हूं डेसिमल को तो 6134 आपका फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अभी आप मेंटिसा निकालो। इसमें आप क्या करोगे, 49 का 6 देखोगे जो नंबर है ना, 49 का 6 देखोगे जो नंबर है, ठीक है। 49 का 6 देखोगे और उसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग 3 देखोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। तो मैं आपको बता रहा हूं 49 का 6 जो है वो आप देखिएगा, 49 का 6 है 6955। 49 का 6 है 6955, ठीक है। और 49 में अगर मैं मीन डिफरेंस 3 का बात करूं तो वो 3 ही है, तो ये कितना आ जाएगा 6958 हो जाएगा। तो मेंटिसा कितना हो जाएगा 0.6958। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका
डेसिमल के बाद एक जीरो है ना, अगर डेसिमल के बाद एक जीरो है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ n प्लस 1 होता है ना फॉर्मूला। तो अगर माइनस ऑफ n प्लस 1 आपका फॉर्मूला होता है तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं माइनस ऑफ n प्लस 1 अगर आपका फॉर्मूला है तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना। n क्या होता है, डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो कितना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, 4, और डेसिमल के बीच में जीरो एक ही है, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके आप लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 से उस चीज को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 पॉइंट नीचे में इरेज कर देता हूँ, थोड़ा रफ वर्क के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। बेसिकली रफ वर्क के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो थोड़ा निकाल देते हैं। तो उधर भी मेरे को थोड़ा जगह चाहिए। अभी आप टेबल समझ ही के होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 में से आपको घटाना है, आप माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 0.6958 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 से 5 गया 4, यहाँ पे 9 से 9 गया 0, और यहाँ पे 9 से 6 गया तो 3, तो ये 1.3042 हो जाएगा। और एज यह माइनस कॉमन ले लोगे, आप माइनस कॉमन ले लोगे तो 2.6958 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ 1.3042 है। क्लियर है, बात समझ आ रहा होगा। चलो आगे पे अगर देखते हैं, यहाँ पे 50 का 0 क्या देखेंगे चार्ट में, 50 का 0 देखेंगे। तो 50 का 0 है 6990, 50 का 0 है 6990, और 50 के अंडर पे 2 का जो मेन डिफरेंस है वो 2 है। तो ये मैंटीसा क्या हो जाएगा, 0.6992 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1। तो n का वैल्यू क्या है, डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1-1 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि 0 है। तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.6992। क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते आगे बढ़ते यहाँ पे फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 8200 है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं 82 का 0 देखूंगा और मेन डिफरेंस भी 0 देखूंगा। तो 82 का 0 अगर मैं देखूँ, आधा पार्ट इधर लिखा हुआ है देखना, हाँ। 82 का अगर मैं 0 देखने जाऊँ तो 9138 है, 9138 है। और उसके अंडर पे जो 0 जाएगा, अच्छा उसके अंडर में तो मेन डिफरेंस में तो 0 है ही नहीं। अगर मेन डिफरेंस में 0 नहीं है तो आप उसको 0 ही कंसिडर करोगे, तो ये आ जाएगा 0.9138। और यहाँ पे अगर मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करूँ तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 0 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 2 प्लस 1 हो जाएगा -3। तो ये कितना आएगा, -3 प्लस 0.9138। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो 3 माइनस 0.9138 आएगा, जो कि कितना बन जाएगा देखिएगा ज़रा। 3 में से अगर मैं 9138 घटा देता हूँ, यहाँ पे 2, 6, यहाँ पे 8, और यहाँ पे आपका ख्याल से 0, तो 2.0862 माइनस 2.0862 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट वाले में क्या देखोगे, 61 का 3 देखोगे। 61 का 3 अगर मैं ध्यान से देखने का कोशिश करूँ तो 7875 है, 7875 है। और उसके अंडर पे मेन डिफरेंस 4 देखना है। 68 के अंडर पे मेन डिफरेंस, 61 के अंडर पे मेन डिफरेंस 4 देखना है, 3 है, 3। 61 के अंडर पे मेन डिफरेंस 4 है, 3, तो ये 78 हो गया। तो ये आ जाएगा 7878। और यहाँ पे डेसिमल से ये 1 से बड़ा है ना, तो फॉर्मूला कौन सा चलेगा, n-1। तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, तो 3-1 आंसर कितना आएगा, 2। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7878। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर निकालते हैं। पहले उसी नंबर का, चाहे वो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर किसी p/q फॉर्म में दिया गया है आपको पॉजिटिव रियल नंबर और उसका लॉगरिथम निकालने को बोला गया है, तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में पहले एक्सप्रेस कर दोगे एंड देन उसका लॉगरिथम निकालोगे। और जनरली डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ रहता है।
अगर नहीं दिया है तो कन्वर्ट कर दोगे, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आपका डेसिमल आपको देख के तो पहचान में आ जाएगा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में n-1 फॉर्मूला चलेगा, और 1 से छोटा है तो -(n+1). और मैंटीसा निकालने का तरीका तो 1 से बड़ा हो या फिर 1 से छोटा हो, हर जगह पे सेम है। कैसे देखते हैं हम? डेसिमल को इग्नोर करके फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं। फर्स्ट 4 मतलब क्या? जहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से टोटल 4 कंसेक्यूटिव आपको ले लेना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से टोटल 4 कंसेक्यूटिव आपको पिक कर लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो कौन है? 5 है, तो 5002। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो कौन है? 8 है, तो 8200, ऐसे, ठीक है ना। डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है, डेसिमल को भूल जाना है, इग्नोर करना है, और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितना जीरो है उनको भी भूल जाना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब को ध्यान से समझिएगा। फिर आप अकॉर्डिंगली 4 डिजिट का फर्स्ट 2 का नंबर देखोगे और फिर मीन डिफरेंस देखोगे, दोनों को जोड़ के पॉइंट लगा दोगे तो मैंटीसा आ जाएगा, क्योंकि मैंटीसा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। आप देख सकते हो ये चारों के चारों 0 और 1 के बीच में है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ऐड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अभी एट लास्ट मैं आपको एक और लॉजिक और कंसेप्ट बताना चाहता हूं। वो क्या है? देखो कि जहां जहां पे लॉगरिदम का वैल्यूज नेगेटिव आ रहा है उस जगह पे एक और चीज होता है, या फिर एक्सप्रेस करने का तरीका आप बोल सकते हो, ठीक है ना। उस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका इंटीजर पार्ट, जैसे पहले वाले को अगर मैं कंसीडर करूं, अगर आपका इंटीजर पार्ट नेगेटिव आ रहा है, अगर आपका इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो जरूर मैं उस चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, 2 बार 0.6958, इस तरीके से लिखा जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं इस फॉर्मेट में इंटीजर प्लस मैंटीसा। मैंटीसा हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, मैंटीसा हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, याद रखना। अगर मैं इंटीजर प्लस मैंटीसा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जहां पे मैंटीसा 0 से 1 के बीच में है और इंटीजर नेगेटिव है, तो उस इंटीजर पार को आप -2 ना लिख के 2 बार डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग भी ये है। बट बच्चे गलत समझ करके क्या कर जाते हैं जानते हो क्या? कि इसका आंसर जो है ना -1.3042, इसको वो लोग लिख देते हैं 1 बार 0.3042। अरे नहीं, ये गलत है, ये गलत है। -1.3042 को आप 1 बार 0.3042 नहीं लिख पाएंगे, ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोलने के वक्त ही बोला था कि बार तभी लिख पाऊंगा जब उसमें मैंटीसा 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पे मैंटीसा 0 से 1 के बीच में नहीं। देखो मेरा वीडियो बंद हो गया था अभी, तो मैं ये वाला पार्ट समझा चुका था आपको, वापस मैं लिखा हुआ है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बार वाला कंसेप्ट समझा रहा था यहाँ पे कि बार कब एग्जैक्टली लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है ना कि -2 प्लस जो भी आंसर है आपका -2 प्लस 0.6958, तो उस चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा, ये आपको बोला है मैंने ऑलरेडी। क्लियर है क्या? बट अगर मैं इसी चीज को, जैसे इसका आंसर फाइनल आंसर कैलकुलेशन करके ये आया था, मान लो हमारे पास कभी भी ये दिया हुआ है -1.3042, तो इसको अगर मैं 1 बार 0.3042 लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझो, क्योंकि -1.3042 जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है? -1 -0.3042, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। अभी अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो नेगेटिव आ गया, बट आपने तो बोले थे फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। हाँ, वही लॉजिक है कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब मैं इस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बार में लेके नहीं जा सकता। क्लियर कट चीज है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं कभी भी आपको बोलूं कि किसी, मान लो ना, सिंपल तरीके से समझ लो, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि इस चीज का, इस लॉगरिथम का भाई कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा क्या है बता, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं। चलो मैं अगर बोल देता हूं कि इसका आंसर आ रहा है -1.3042, और उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैंटीसा क्या है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली आप कहानी को समझ गए होंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकालने के लिए मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर देता हूं, ठीक है ना। और अभी मैंटीसा तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो इसीलिए मैं इसको -2 + 1 करके कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 माइनस दिस करके 0.6958 आएगा, तो अभी मेरा मैंटीसा जो होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, 1 से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैंटीसा जो है वो 1 से बड़ा हो गया,
है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि -1 को तो आप सिर्फ -2 + 1 ही नहीं लिख सकते हो ना, आप -3 + 2 भी लिख सकते थे, आप -4 + 3 भी लिख सकते थे, बट उस केस में देखोगे यहाँ पे 1.69 आ गया, 2.6958 आ गया, ऐसे चीज आ गया, तो मैंटिसा जो है वो 1 को एक्सीड करना स्टार्ट कर देगा, बट मैंटिसा ऐसे कभी भी 1 को एक्सीड कर नहीं सकता, ये इंपॉसिबल चीज है उसके लिए। बात क्लियर है ना, इसीलिए आपको ये चीज समझना चाहिए कि अगर मेरे को ऐसा आंसर डायरेक्टली दिया गया है नेगेटिव में, तो -1.3042 का मतलब कभी भी 1 बार 0.3042 नहीं होता है। क्लियर है क्या? तो -1.3042 कभी भी 1 बार 0.3042 नहीं होता है, इस चीज को समझा करो। इसको अगर मेरे को बार में लिखना है तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जहां पे आपका मैंटिसा पॉजिटिव है और 1 से छोटा है और कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव ही होगा, तो उस वक्त उस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बार में एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्लियर है? जैसे सिमिलरली यहां पे भी आप देख सकते हो, इसका लॉगरिथम का आंसर क्या आया था, -2.086962, तो उस चीज को अगर मैं 2 बार 0.0862 लिख दूंगा तो वो गलत है, क्योंकि -2.0862 का मतलब है कि -2.0862 का मतलब है -2 - 0.086, ठीक है ना। तो यहां पे भी तो मैंटिसा वाला पार्ट नेगेटिव आपको दिख रहा है ना भाई, मैंटिसा वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर माइनस घुसा दो, अपना आप दिखना शुरू हो जाएगा, मैंटिसा वाला पार्ट नेगेटिव है और कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, तो मैंटिसा तो नेगेटिव नहीं होता है, वो तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो ऑब्वियसली यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, जो लॉजिक बोलता है कि इसको 0 से 1 के बीच में डालना पड़ेगा। अगर इसको 0 से 1 के बीच में डालना है तो मैं इसको -3 + 1 लिखूंगा, -3 + 1 और इधर -0.086, तो ये अपना आप कैलकुलेट होकर 9138 आ जाएगा, ठीक है। और इस -3 को मैं 3 बार लिख सकता हूं, क्योंकि उस केस में मेरा मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव बन चुका है, पॉजिटिव ही नहीं, पॉजिटिव और 1 से छोटा, क्योंकि लिखने को तो मैं -2 को -5 + 3 भी लिख दूंगा, बट -5 + 3 अगर लिखूंगा तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा जो है वो 0.9138 आने के जगह पे वो 2.9138 आ जाएगा, मतलब क्या मैंटिसा 1 को एक्सीड कर जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमेशा आपका नेगेटिव अगर होता है तो उसको बार में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब उसका बगल वाला मैंटिसा जो लिखा गया है वो 0 से 1 के बीच में हो पाए। क्लियर है क्या? मतलब कंक्लूजन बस इतना सा है कि आगे से कभी भी आपको ऐसा चीज दिख जाए तो उसको डायरेक्टली 5 बार 0.6347 मत लिख दीजिएगा, ये गलत है, उसको आप ब्रेक कीजिए, उसको आप क्या लिखिए, -5 - 0.6347, यही तो है इसका मतलब। अभी मैंटिसा तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, इसी का अगर मैंटिसा निकालने बोला है तो क्या करोगे, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, तो आप इसको -6 + 1 करो, जस्ट नियरेस्ट इंटीजर पे आप जाओ, क्योंकि -7 + 2 कर दोगे तो वापस मैंटिसा नेगेटिव ना होके पॉजिटिव तो हो जाएगा, बट 1 को एक्सीड कर जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये ये -6 आएगा और ये आ जाएगा 1 - 0.6347, जो भी कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मैंटिसा बिल्कुल भी आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है। मान लो कुछ भी आ गया, मान लो ABCD कुछ भी आ गया, अभी उस चीज को मैं 6 बार .ABCD लिख सकता हूं। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बार में कन्वर्ट किया जाता है, बट वो तभी किया जाता है जब उसके साथ मैंटिसा जो लिखा हुआ रहता है वो पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है और 1 से छोटा होता है, दैट इज मैंटिसा मस्ट बी इन द रेंज 0 and 1। क्लियर है? तभी आप नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बार में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है ना? तो यही पूरा कंक्लूजन अभी मेरे हिसाब से पूरा लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर आप कैसे निकालोगे वो पूरा एग्जैक्टली आपका क्लियर हो गया कि कैसे आप वैल्यूज निकालोगे एग्जैक्टली, है ना। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे, उसका अगर 1 से बड़ा है तो +n-1 और अगर 1 से छोटा है तो -n+1 है, दोनों जगह पे n का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दोगे, फिर मैंटिसा में आप क्या करोगे, डेसिमल को इग्नोर करके फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लोगे, ठीक है ना। अगर मतलब डेसिमल के साथ साथ अगर लेफ्ट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले स्टार्टिंग से जब आप काउंट कर रहे हो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेकर के 4 डिजिट कंसेक्यूटिव ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में 8 मिला तो 8200 ले लूंगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा बस। बट अगर इस तरीके से बीच में 0 आ रहा है तब तो हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तो यहाँ पे 5 है तो 5002 हो जाएगा फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? 0 आ जाएगा अगर बीच में आता है, अगर स्टार्टिंग में 0 आता है तो वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा, बस सिंपल सा चीज है।
क्लियर है? मैंटीसा आ जाएगा, फिर फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आप पहला तीनों से एक नंबर निकालोगे और मेन डिफरेंस आखिरी वाले से एक और नंबर निकाल के जोड़ के डेसिमल लगा के मैंटीसा लिख दोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, मैंटीसा आ गया, तो सम करके लॉगरिदम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो उसको बार में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में ही बार में एक्सप्रेस करके दिया जा सकता है। बट एक चीज ध्यान में रखे, बार में तभी लिख सकता हूं जब मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा और मैंटीसा वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे आपको 2.7878 है और उसको आपने 2 बार लिख दिए तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है और आपका मैंटीसा वाला पार्ट 0 से 1 के बीच में है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका पूरा टॉपिक जो है अभी आसानी से एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें और कोई दिक्कत वाली सीन बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंगली आगे हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थियरी वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है पूरा? तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चंस। तो चलिए अभी लॉगरिदम वैल्यूज़ निकालना हम लोग सीख चुके हैं, उसके बाद हम तुरंत देखते हैं अभी एंटी लॉगरिदम के बारे में कि बेसिकली एंटी लॉगरिदम आप कैसे निकालोगे और पहले तो होता क्या है। ठीक है ना? जैसे कोई भी एक एग्जांपल मान लीजिए जो अभी तक हमने करके आए। मान लो अगर मैं मान लेता हूँ लॉगरिदम ऑफ कोई भी चीज़ x, जहाँ पे x ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रियल नंबर है, वो अगर a कोई वैल्यू दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा करके जो वैल्यू आया वो a है, तो क्लियरली मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकता कि x का वैल्यू a डिवाइडेड बाई LOG, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ से जो x होता है वो बेसिकली एंटी लॉग ऑफ a होता है। क्लियर है ना? ये वाइस वर्सा है, इस चीज़ को समझ जाओ तो हो जाएगा कि लॉग ऑफ x अगर a है तो एंटी लॉग ऑफ a जो होगा वो ऑब्वियसली x होगा। मतलब लॉग के अंदर जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो सिमिलरली एंटी लॉग का जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ रहा है आपको? एंटी लॉग का जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? तो कभी भी आपको सॉल्व करते करते बेसिकली ये ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन या फिर देखोगे कहाँ पे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उस वक्त आप देखोगे कि किस तरीके से एंटी लॉगरिदम का यूज़ होता है। ठीक है ना? तो एंटी लॉगरिदम ऑफ a जो होगा वो क्लियरली आप देख सकते हो कि मान लीजिए कभी भी सॉल्व करते करते किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 2 to the power x इक्वल टू 3। ठीक है ना? यहाँ से मैं सॉल्व किया तो दोनों तरफ मैंने log विथ बेस 10 मान लो ऑपरेट कर दिया, तो यहाँ पे log 3 बेस 10 आ गया, तो ये x बाहर आ गया और log 2 बेस 10 जो है उसको मैंने नीचे लेकर के चला गया। ठीक है ना? अभी log 3 बेस 10 का वैल्यू मैंने लिखा, log 2 बेस 10 का मैंने वैल्यू लिखा। ठीक है? तो उस चीज़ को डिवाइड करके आपके पास आ गया कुछ ना कुछ आंसर। उस वक्त डिवाइड ना करके अगर आप प्रॉपरली, क्योंकि डेसिमल में डिवीजन आपके लिए करना बहुत टफ हो सकता है, तो इसीलिए आप उस जगह से बचने के लिए क्या कर सकते हो, उस वक्त दोनों तरफ मान लीजिए यहाँ पे कुछ p आ गया आंसर, यहाँ पे कुछ q आ गया, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली दोनों तरफ अगेन लॉगरिदम ऑपरेट कर सकते हो। तो ये log p माइनस log q हो जाएगा। अभी log p का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, मान लो r आ गया, और log q का वैल्यू मान लो s आ गया, तो r माइनस s होकर के कोई ना कोई वैल्यू तो आ जाएगा ना। यहाँ पे दो डेसिमल नंबर का डिवीजन करना टफ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन करना टफ हो सकता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन तो टफ नहीं है ना। तो इस डिवीजन को आप बहुत ही आसानी से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी, तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आ जाएगा। अभी अगर आपको x निकालना है तो यहाँ से आपको एंटी लॉग का मदद लेना पड़ेगा, तो ये x जो होगा वो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ k। तो अभी ये एंटी लॉग ऑफ k कैसे निकालते हैं उस चीज के लिए हमें सीखना है एंटी लॉगरिदम। क्लियर है? एप्लीकेशन उसका बता दिया कि हम पर क्यों रहे हैं और कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? log x इक्वल टू अगर समथिंग है, अगर आपके पास log x इक्वल टू कोई चीज दिया गया है तो x जो होगा वो एंटी लॉग ऑफ दैट थिंग होगा, है ना। जो भी चीज दिया जाएगा, log x अगर a दिया गया है तो एंटी लॉग ऑफ a जो होगा वो वही चीज हो जाएगा x। क्लियर है क्या? बात समझ आ रहा है आपको? log x अगर a है तो x का वैल्यू जो होगा वो एंटी लॉगरिदम ऑफ a हो जाएगा। क्लियर? एग्जैक्टली वही चीज़ आपको करना है। तो मेरे हिसाब से अभी आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि एप्लीकेशन क्या है। एंटी लॉगरिदम बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई शक नहीं होगा। क्लियर? तो अभी कैसे पढ़ेंगे और कैसे निकालेंगे उस चीज़ को भी समझ जाते हैं।
क्लियर है क्या? कैसे पढ़ेंगे और कैसे निकालेंगे उस चीज को भी समझ जाते बोला, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनका एंटी लॉगरिदम निकाल के समझते हैं कि कैसे हम एंटी लॉगरिदम बेसिकली निकाल रहे होते हैं। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास वो है एंटी लॉग ऑफ 2.34488। दूसरा है एंटी लॉग ऑफ -3.339। सारे चीज़ निकालना ही सिखा दूंगा एक साथ। तीसरा है मान लीजिए एंटी लॉग ऑफ 0.49। चौथा चीज़ है एंटी लॉग ऑफ 0.0131। फिफ्थ वन है एंटी लॉग ऑफ 4 bar.2808। और एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ एंटी लॉग ऑफ, इतना क्वेश्चन करना सफिशिएंट है, 1 bar.6892। सारे वैरायटी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। एंटी लॉग का चार्ट भी सिमिलरली लॉगरिदम चार्ट की तरह ही होता है, एग्जैक्टली उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो लॉगरिदम चार्ट की तरह ही भी बिल्कुल होता है, एक्यूरेट, ठीक है। बट एक मसला उसमें है कि आपका जो पहले n लिखा हुआ था नंबर, वो अभी उस जगह पे पहले 10 से आपका 99 तक लिखा गया था, बट अब की बार 0.00 से 0.99 तक लिखा हुआ रहेगा। एंड देन यहाँ पे 0 से 9 तक और मेन डिफरेंस 1 से 9 तक सिमिलर है, ठीक है ना। तो अभी एंटी लॉगरिदम निकालने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये जस्ट लॉगरिदम का ऑपोजिट है। मान लो कि अगर आप एंटी लॉग ऑफ दिस निकालने जा रहे हो, कहीं पे भी आप एंटी लॉग ऑफ 2.34488 निकालने जा रहे हो, तो अगर आप एंटी लॉग ऑफ 2.3448 निकालने जा रहे हो तो आप वो चीज निकालने जा रहे हो कि किस चीज का लॉगरिदम ये है, ठीक है ना। मान लो इसको सॉल्व करके अगर x आया, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मैं सॉल्व करूंगा अभी। अगर इसको सॉल्व करके x आया तो यहां से मैं घुमा के क्या लिख सकता हूं कि लॉगरिदम ऑफ x इज 2.34488। ऑब्वियसली एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू अगर x है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, लॉगरिदम ऑफ x जो होगा वो 2.34488 होगा। ऑब्वियसली यही चीज होगा। बात समझ में आया ना। मतलब आप एंटी लॉग का जब आंसर निकाल रहे जा रहे हो तब आप ऐसा एक चीज निकाल रहे हो, ऐसा एक चीज निकाल रहे हो जिसका लॉगरिदम का आंसर ये है, ऐसा एक चीज निकालने जा रहे हो। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो log ऑफ x इज इक्वल टू 2.34488। मतलब एंटी लॉग ऑफ जिस वैल्यू का आप एंटी लॉगरिदम निकालने जा रहे हो उसका जो आंसर आएगा उस चीज का लॉगरिदम होगा ये। मतलब आप जिसका एंटी लॉगरिदम निकालने जा रहे हो वो किसी ना किसी का लॉगरिदम था, वो किसी ना किसी का लॉगरिदम था। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वो किसी ना किसी का लॉगरिदम था तो आप एग्जैक्टली उसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा के फॉर्म में तो ब्रेक कर सकते हो ना भाई। आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा के फॉर्मेट में तो ब्रेक कर ही सकते हो ना, उसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। क्लियर है बोला? उसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा तो देख करके काम आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 2 दिख रहा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिव है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है मतलब क्या कि जिस नंबर का आप लॉगरिदम निकाले हो ये वो नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कब आएगा, मतलब इसको आप n-1 के साथ ट्रीट करो। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव कब आता है, जब आपका नंबर जो है वो 1 से बड़ा होता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 से 2 आ रहा है मतलब n-1 का वैल्यू 2 आ रहा है, क्योंकि 1 से बड़ा अगर होता है आपका लॉगरिदम वैल्यू तो उस केस में आपका जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका पॉजिटिव है दैट इज 2 है। क्लियर है ना। तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है मतलब क्या, फॉर्मूला कौन सा चल रहा था, n-1 चल रहा था। आप रिवर्स में सोचते जाओ, फॉर्मूला n-1 चल रहा था, फॉर्मूला n-1 चल रहा था मतलब n-1 का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, तो ऑब्वियसली n का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा।
समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली n का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। अगर n का वैल्यू 3 आता है तो एग्जैक्टली जो है वो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि अभी जो मैं आंसर निकालने जा रहा हूं उस आंसर में डेसिमल से पहले 3 डिजिट होना पड़ेगा। डेसिमल से पहले कितना डिजिट होना पड़ेगा? 3 डिजिट, क्योंकि n क्या था? अगर a ग्रेटर देन 1 था तो कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल में n का मतलब क्या था? नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि डेसिमल से पहले लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो अभी मैंटिसा का क्या रोल है वो समझ जाते हैं। मैंटिसा का ही मेन रोल है। मैंटिसा से आपको क्या पता चलेगा? देखो, मैंटिसा से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट पता चल जाएगा। पहले आप क्या करते थे? सिग्निफिकेंट डिजिट से मैंटिसा निकालते थे। अभी आप उसका एंटी कर रहे हो, मतलब क्या? अभी आप मैंटिसा से सिग्निफिकेंट डिजिट निकालोगे। तो कुछ मत करो आप, यहाँ पे 0.34 है। अभी यहाँ पे फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट वगैरह कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली स्टार्टिंग से देखना है 0.34। तो यहाँ पे इस टेबल में 0.34 का 4 देखोगे, 0.34 का 4 देखोगे और उसमें 8, 5 का तो जरूरत ही नहीं है, 4 से ही काम हो जाएगा। और उसका मेन डिफरेंस में 8 जाकर के देखोगे, जितना आएगा उसको जोड़ के लिख दोगे। ठीक है ना? तो एंटी लॉगरिथम चार्ट में अगर मैं जाकर के 0.34 का 4 देखो तो 0.34 का 4 आपको दिख रहा होगा 2208 और 2208 और उसी का 8 जो होगा वो हो जाएगा 4, मतलब 2212। कितना आ रहा है यहाँ से? 2212 आ रहा है। एग्जैक्टली 2212 आ रहा है। ये हो गया मेरा फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसके मदद से शायद हम पहले ये मैंटिसा निकाल रहे थे। अभी इस मैंटिसा के मदद से हम ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालेंगे। एकदम रिवर्स प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, हो जाएगा। और अभी हमको क्या पता चला? n का वैल्यू 3 है, मतलब डेसिमल से पहले कितना डिजिट होना चाहिए? एग्जैक्टली 3 डिजिट। तो मैं डेसिमल को कहाँ पे लगाऊंगा? यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि उससे पहले कितना आ जाए? 3 डिजिट आ जाए। तो यही हो गया इस चीज का एंटी लॉग का वैल्यू। अभी आप सोचो कि अगर आप इस चीज का लॉगरिथम निकाल रहे होते तो क्या करते? पहले देखते कि ये नंबर 1 से बड़ा है, डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3 - 1 2। और मैंटिसा कैसे निकालते? 22 का 1 2, लॉगरिथम चार्ट में जाकर के देखो 22 का 1 और 2, आपको यही मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? और साथ में आप डेसिमल लगा के लिखते थे। बट अभी आप पहले आप क्या करते थे? लॉगरिथम निकालने के वक्त आप फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से मैंटिसा निकालते थे, और अभी आप जस्ट उसका उल्टा कर रहे हो। दैट इज मैंटिसा की मदद से फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आप निकाल रहे हो। दैट्स इट, इतना ही जॉब है और कुछ नहीं है, क्योंकि जस्ट उसका एंटी प्रोसेस चल रहे थे। पहले जिस वैल्यू का आप लॉगरिथम निकाल रहे थे, अभी उसी वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। पहले जिस वैल्यू का लॉगरिथम निकाले थे, जो आंसर निकाले थे, वही आंसर का भी एंटी लॉगरिथम निकाल रहे हो, तो वही वैल्यू आएगा ना वापस। क्लियर है क्या? वही तो चीज है। अगर एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू इज दिस, देन लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू मस्ट बी 2.34488। वही लॉजिक है। अगर इतना सा लॉजिक आप समझ गए तो और किसी चीज का कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगले वाले पे चलते हैं। पहले इसको मैं मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे ब्रेक करूंगा इस चीज को मैं? ठीक है ना? मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे ब्रेक करूंगा? सोचो एक बार, सोचो एक बार। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा? -3 - 0.339। तो ये लिखने से तो काम नहीं चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव है, बट मैंटिसा भी नेगेटिव है, तो इसको मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा? -4 + 1 - 0.339 लिखना पड़ेगा। याद है ना, बार वाले लॉजिक में सिखाया था, वही चीज काम आ रहा है। एग्जैक्टली बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया होगा? सोच के देखो क्या होगा। मैं इसी लाइन में कंटिन्यू कर देता हूँ, अब समझ ही जाओगे। टेबल का और जरूरत नहीं है, टेबल समझा दिया और आपके पास भी होगा ऑलरेडी। तो ये एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? -4 + 1 में से 0.339 अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, तो 0.661। तो मैंटिसा पॉजिटिव हो गया। अभी आप क्या करोगे? अभी आप सोचोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो -4 है, मतलब -(n+1) का वैल्यू -4 है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव कब आता है? -(n+1) वाले फॉर्मूला में। तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा? 3। और उस केस में n क्या था? n था डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितना जीरो है। समझ में आ गया ना? तो आप समझ गए कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में 3 जीरो आएगा। ठीक है? तो इस चीज को देखते हुए आप क्या निकालोगे? सबसे पहले
मैंटिसा को देखते हुए आप फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालोगे। तो आप किसको काउंट करोगे? 0.66 पर जाओगे, सबसे पहले 0.66 पर जाओगे, 0.66। तो 0.66 का 1, 0.66 का 1 4581 है, 4581 है। और मैंटिसा और फोर्थ डिजिट तो है ही नहीं, तो फोर्थ डिजिट अगर नहीं है तो मैं मीन डिफरेंस 0 मानूंगा, तो ये 4581 हो जाएगा। तो टोटल जो इसका मेन डिफरेंस आ रहा है वो 4581 आ रहा है। अगर 4581 है तो अभी मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? आंसर लिखने के लिए मैं जानता हूं कि ये 1 से छोटा आएगा, तो आंसर अभी लिखने के लिए क्या आएगा? ये 3 बाकी है ना, मतलब क्या कि अभी डेसिमल और फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो आकर के बैठ जाएगा। बात समझ आ रहा है आपको? डेसिमल और फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले 3 जीरो आके बैठ जाएगा। अभी अब रिवर्स करो, इसका लॉगरिथम निकालो। 3 है, माइनस ऑफ 3 + 1 -4, और आप फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन होगा? 4581। 45 का 8 का 1 देखो आप मीन डिफरेंस लॉगरिथम वाले चार्ट में, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम करते हैं, जस्ट लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है और कुछ ही नहीं है, पर आसान सा चीज है। आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। उसमें बोला जा रहा है एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.49। एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.49 मतलब इसको अगर मैं तरीके से लिखने जाऊं तो भाई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 0 है इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या है? आप समझने की कोशिश करो जरा। कैरेक्टरिस्टिक 0 कब होगा? n-1 और -n+1, n-1 और माइनस ऑफ n+1। माइनस ऑफ n+1 के केस में तो 0 आ ही नहीं सकता है। अगर 0 आता है तो इसी फॉर्मूले में आएगा जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो n का वैल्यू 1 पुट करना मतलब क्या कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होगा। तो पहले हम सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल देते हैं 0.49 का। 0.49 का अगर हम देखेंगे, 0.49 के बाद कुछ नहीं है मतलब 0 देखेंगे, तो 0.49 का 0 ऐड करके 3090 आएगा। तो 3090 हो जाएगा फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। और अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिख गया? 0। कैरेक्टरिस्टिक 0 कब आएगा? जब 1 - 1 करेंगे, मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली डेसिमल में यहां पे लगा दूंगा ताकि उससे पहले एक डिजिट आ जाए। क्लियर है क्या? बड़ा सिंपल सा चीज है, मजेदार चीज है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान चीज है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 0 दिख रहा है तो डायरेक्टली आप 0.01 का 31 देख सकते हो। 0.01 का 3 हो जाएगा 1030, और 1 तो मेन डिफरेंस 0 है, तो आंसर 1030 ही आएगा। और एज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 0 दिख रहा है मतलब क्या? डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे लग गया आपका डेसिमल। क्लियर है क्या? आ गया इसका आंसर। सिमिलरली अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? इसको तो और कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, 4 बार दे दिया मतलब क्या? -4 + 0.2808 दिया हुआ है। 4 बार का मतलब ही तो ये है ना, -4 + 0.2808। क्लियर है क्या? ये चीज़ तो मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। तो अभी आप -4 का मतलब क्या है? माइनस ऑफ 3 + 1, तो n का वैल्यू 3 है, तो अभी 0.28 का 08 देखो आप, 0.28 देखो क्या है? 0.28 का 0 है 1905, और उसके अंडर पे जो 8 दिया गया है वो है 4, तो 1909 हो जाएगा, 1909 हो जाएगा। और एज यहाँ पे डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले 3 0 आना चाहिए, बिकॉज ये 3 आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.0001909, 0.0001909। खत्म बात। लास्ट वाला अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एंटी लॉग ऑफ -1 + 0.6892। अभी -1 का मतलब क्या? माइनस ऑफ 0 + 1, मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से और डेसिमल के बीच में कोई भी जीरो नहीं है। n का वैल्यू 0 है मतलब क्या? नंबर ऑफ जीरोज इन बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 0। तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट निकालता हूँ 0.68 का 92 देख करके। 0.68 का 9 हो जाएगा 4887, और मिन डिफरेंस 2 है, तो 4889 हो जाएगा। और डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी जीरो आकर के बैठेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बैठ पाया। क्लियर है क्या? तो ये हो गया। अब सारे के सारे केस में देखो, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, सारे केसेस में आंसर क्या आया है? एग्जैक्टली पॉजिटिव आया है आंसर। ठीक है, और वही आना था, बिल्कुल वही आना था। मैंने आपको बोला भी था कि log x अगर a है, log के अंदर हमेशा पॉजिटिव बैठता है, जीरो भी नहीं बैठ पाता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ही तो लॉजिक निकाल रहे हो ना कि एंटी लॉग ऑफ a x होगा। तो एंटी लॉग ऑफ a अगर x होता है
तो समझने वाली बात है यार, यहाँ पे x पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा ना जीरो हो पाएगा आंसर कभी एंटी लॉग का और ना ही नेगेटिव आ पाएगा कभी भी। क्लियर है क्या? तो मेरा आसान सा चीज़ है यार, देखो है ना, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इस टॉपिक में बार बार रिविजन्स का ज़रूरत है। ठीक है, तो आप माइन्यूटली प्रॉपरली चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तब आपका चीज़ें पूरा ग्रिप में आ जाएगा और कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा खास करके आपको, है ना। बट अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, है ना, वही चीज़ है बस और कुछ नहीं। अगर रिवीजन कर लेते हो तो किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रिवीजन नहीं कर पाते हो तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लॉगरिदम एंटी लॉगरिदम पूरा क्लियर हो गया आपका कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और उनका एप्लीकेशन जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं लॉगरिदम एंटी लॉगरिदम में, वो मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा, उसका चिंता आप मत करो। 2 ही लेक्चर का टॉपिक है ये, एक लेक्चर में थ्योरी और पूरा सारे टॉपिक्स कवर हो गया और एक लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होंगे, बुक के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है ना, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर कुछ भी हो, शीट का कोई भी क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो मटेरियल का नहीं करा सकता लेक्चर में, बट जितना भी सफिशिएंट चीज़ है जो मैं करा के देना चाहता हूँ वो मैं ज़रूर करा के दूँगा। तो अगर मैं होमवर्क का बात करूँ तो अगर 9th वाले ये वीडियो देख रहे हो तो आप 3.2 एक्सरसाइज का 1, 2, 3 और 5 कर लीजिएगा, बस इतना ही कर पाएंगे। उसके बाद भी आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, बट मैं करा के देने के बाद अगर करोगे तो और शायद बेहतर है, और अगर आपके पास समय है आप ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और 10th वाले बच्चे अकॉर्डिंगली अपना एक्सरसाइज का आप कहाँ तक ख़त्म कर सकते हो दोस्त, अगर मैं आपको ध्यान से बोलूँ तो आप भी बिल्कुल, हाँ वही 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 ये 4 ही कर सकते हो चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज का। क्लियर है क्या? तो बिल्कुल अकॉर्डिंगली दोनों ही क्लास में मैं होमवर्क दे दिया, और क्योंकि सिलेबस सेम है पूरा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारे क्वेश्चंस, इनसे भी क्वेश्चन पिक करेंगे और बाकी जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है और डिफरेंट हमारे शीट्स के जो भी अच्छे क्वेश्चंस कवर करना होगा वो मैं कवर करके एक और लेक्चर बना के पूरा चैप्टर को हमेशा के लिए कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वापस चीज़ों को देख के प्रॉपरली केयरफुली देखने की कोशिश करो, समझ जाओगे। मेरा बातों को एग्जैक्टली सुनने का कोशिश करो, धीरे धीरे सुन के प्रॉपरली समझने की कोशिश करो, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनेस्टली देखिएगा, पूरा समझ जाएंगे। फिर भी अगर डाउट रहता है तो अपन लोग जूम में या ऑफलाइन में मिलके तो वो चीज़ डिस्कस कर ही रहे होंगे। क्लियर है? तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। अलविदा। प्रॉपरली अपना नोट्स बनाइएगा, होमवर्क कीजिएगा, और जितना भी चीज़ बोला गया है वो A to Z डीप में जाके, जितना डीप में मैं आपको लेके गया उतना ही डीप में जाके प्रॉपरली समझ के रखने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूरा ईमानदारी से अपना काम करके, लेक्चर नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करके, बना के, होमवर्क करके फिर आप मेरे को पूछ लीजिएगा अकॉर्डिंगली, जूम में हो या फिर ऑफलाइन में आप मिलोगे तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है बोला? तो चलो आज के लिए यहाँ तक अपन समाप्त करते क्लास। अलविदा।